जय हिंद छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। यह विषय विज्ञान है। छात्रों, आप सभी को पता है कि हवा और पानी के बाद भोजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आज हम इन्हीं भोजन के विभिन्न स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पाठ्यपुस्तक से शुरू करते हैं। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन-कौन से स्रोत हैं, यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या-क्या खाया था? विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। हम क्या खाते हैं? छात्रों के नाम, विद्यार्थी या दोस्त के नाम, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। आप इन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिख लेंगे। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी है? भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों का प्रयोग करते हैं, चावल और पानी। आगे देखते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं क्या है। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य पदार्थों को इस सूची में जोड़िए। तालिका 1.2 व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियां। व्यंजन है रोटी और चपाती, रोटी या चपाती। इसकी कच्ची सामग्री है आटा, जल, नमक। दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, हल्दी और मसाले। इसी प्रकार आप कुछ अन्य खाद्य पदार्थों, व्यंजनों जो आपके घर में प्रयोग किए जाते हैं और उनको तैयार करने में उसके घटक के बारे में सोच सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं? ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह झींगा है, यह एक जल जीव है और इसे लोग झींगा मछली कहते हैं। वास्तव में लेकिन यह मछली नहीं है। कुछ स्थानों पर इसे इचना या गोर्रा के नाम से जानते हैं, कहीं चिंगड़ी के नाम से जाना जाता है और ऐसे किताबों में इसे आप झींगा के नाम से पढ़ सकते हैं। यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा साधन है। तो आपने देख लिया झींगा क्या होता है। नमक, जिसका रासायनिक नाम NaCl है, अंग्रेजी में इसे सॉल्ट कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है टेबलेट सॉल्ट, दूसरा है काला नमक, ब्लैक रॉक साल्ट, तीसरा है सेंधा नमक, पिंक रॉक साल्ट और चौथा है सफेद नमक, सी सॉल्ट। टेबलेट सॉल्ट घरे में प्रयोग किया जाने वाला साधारण नमक होता है, लेकिन यह मेडिकल में उपलब्ध होता है। इसे डॉक्टर की सलाह पर लिया जाता है। यह आयोडीन युक्त होता है और थायराइड से ग्रस्त लोगों को इसे लेने की सलाह दी जाती है। यह नमक आयोडीन युक्त होता है। काला नमक, इसे ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, जो गर्म ओवन में रखकर प्रोसेस किया जाता है। पेट में जलन जैसी समस्या से बचने में सहायक होता है। साथ ही यह स्वाद बढ़ाने में और भोजन को चटपटा बनाने में मदद करता है। सेंधा नमक, यह पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। यह नमक के शुद्धतम रूप में होता है। इसमें कई प्रकार के प्राकृतिक खनिज एवं तत्व पाए जाते हैं। यह हल्का सफेद या गुलाबी रंग का हो सकता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली को संतुलित रखने में मदद करता है। साथ ही यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्राचीन काल में यह नमक ही प्रयोग में किया जाता था।
इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह उत्तम नमक है। समुद्री नमक। समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप यह नमक प्राप्त होता है। इसे रिफाइन करने के बाद ही खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आयोडीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसमें सोडियम की अधिक मात्रा होने के कारण इसका अधिक प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए इसका अधिक प्रयोग उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। इस स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को इस नमक को कम खाने या सेंधा नमक खाने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः सभी घरों में यही नमक प्रयोग में लाया जाता है। अभी हमने नमक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आइए अब क्रियाकलाप 3 करते हैं। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण इस सूची में और जोड़िए। इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यंजन है लिट्टी। और लिट्टी बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या लगती है? आटा या मैदा भी लग सकता है, जो गेहूं से तैयार होता है। गेहूं का बीज यह पौधे से प्राप्त हुआ। सत्तू जो चना का होता है, यह भी पौधे से प्राप्त होता है। नमक यह एक खनिज पदार्थ है। मिर्च पौधे से प्राप्त होता है। लहसुन पौधे से प्राप्त होता है। प्याज पौधे से प्राप्त होता है। अदरक पौधे से प्राप्त होता है, जबकि घी जानवरों से प्राप्त होता है। अब मुर्गा, चिकन या मुर्गा यह जंतु है। मसाला पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तेल घी पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त हो सकता है। तेल पौधे से, जबकि घी जंतु से। नमक एक खनिज पदार्थ है। प्याज पौधे से प्राप्त होता है। जल एक खनिज पदार्थ है। खीर खीर दूध से बनता है। दूध जंतु से प्राप्त होता है। चावल धान से यानी पौधे से प्राप्त होता है। चीनी पौधे से प्राप्त होता है और नारियल भी पौधे से ही प्राप्त होता है। अतिरिक्त आप इसमें सूखा मेवा या इलायची डाल सकते हैं, वे सभी पौधे से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का प्रयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नमक के बारे में आप जान चुके हैं। आइए अब हम खीर में प्रयोग किए जाने वाले चीनी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। चीनी इसका अंग्रेजी नाम शुगर है। इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। चीनी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर या बूरा, और तीसरा है सल्फर फ्री चीनी। चौथा प्रकार गुड़ है। अब थोड़ा चीनी के बारे में विस्तार से जान लें। सफ़ेद चीनी सामान्यतः हमारे घरों में प्रयोग में आता है। यह दानेदार होता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज और फ्रक्टोज होता है। इसका अधिक सेवन मधुमेह का कारण बनता है। एक देश के रूप में भारत में सर्वाधिक चीनी की खपत होती है, जबकि प्रति व्यक्ति खपत के रूप में ब्राजील पहले स्थान पर है। दूसरा है ब्राउन चीनी या बूरा। यह भी हमारे घरों में प्रयोग होने वाली चीनी जैसा ही होता है। छात्रों, आप इसका नाम ब्राउन चीनी या ब्राउन शुगर सुनकर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आपने आपने फिल्मों में अक्सर ब्राउन शुगर के नाम से एक मादक पदार्थ के बारे में सुना है, जिसका स्मगलिंग किया जाता है। लेकिन यह वह ब्राउन शुगर नहीं है, बल्कि यह चीनी है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, और यह हमारे घर में प्रयोग होने वाले सफ़ेद चीनी से भी अच्छा होता है। पश्चिमी देशों में ब्राउन चीनी का प्रयोग बहुत होता है। यह भारत से आयात किया जाता है उन देशों में। यह सफ़ेद चीनी से सस्ता भी होता है। यह मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में इसका उत्पादन होता है और वहाँ पर प्रयोग भी किया जाता है। तीसरा है सल्फर फ्री चीनी। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। यह लीवर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विदेशों में यह चीनी पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह क्रिस्टल के रूप में या क्यूब के रूप में होता है। छात्रों, ये था चीनी के बारे में कुछ सामान्य सा जानकारी। अतिरिक्त एक चौथा प्रकार गुड़ है, जो हम सभी के घरों में प्रयोग किया जाता है। छात्रों, हमारे बिहार में गुड़ को शक्कर कहा जाता है, और आप फिल्मों में अक्सर चाय में शक्कर डालते हुए सुना होगा। पर हम सभी कंफ्यूज होते हैं कि चाय में हम लोग चीनी डालते हैं, शक्कर तो नहीं डालते हैं।
तो आप यहाँ जान लीजिए कि चीनी को ही शक्कर कहा जाता है, जबकि जिसे हम लोग शक्कर समझते हैं, उसे गुड़ कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गाड़ी अब आते हैं भोजन के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं, यानी भोजन कहाँ से आता है? तो छात्रों, भोजन आता है पेड़-पौधे से, जीव-जंतुओं से एवं खनिजों से। पेड़-पौधे से जैसे अ, हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो कुछ भी बनाते हैं, दलहन-तिलहन, यह सभी पेड़-पौधे से ही प्राप्त होता है। जबकि जीव-जंतुओं से मांस, मछली, अंडा, दूध, घी इत्यादि ये सभी जीव-जंतु से प्राप्त होता है, दूध, दही भी। उसके अतिरिक्त खनिजों से प्राप्त होता है जैसे नमक और जल। आगे देखते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन-कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पत्ते पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिससे 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो छात्रों, ऐसे कई पौधे हैं जिनके 1 से अधिक भाग खाए जाते हैं। जैसे हम मूली लेते हैं, तो मूली का कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छाँटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तालिका में सबसे पहले है खाद्य पदार्थ में साग है। साग कई पौधे से प्राप्त होता है। उनमें से कुछ नाम दिए गए हैं: चना, सरसों, पालक, बथुआ। छात्रों, चना से आप सभी परिचित हैं। चना जो एक दलहन है, यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा साधन है। इसके पत्ते का साग भी बनता है और चना दलहन के रूप में, दाल के रूप में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरसों है। इसके पत्ते से साग बनता है, सरसों से तेल निकाला जाता है। पालक आयरन का एक बहुत ही उत्तम स्रोत है और सबसे सस्ता स्रोत है। यूं तो बथुआ खेतों में एक खरपतवार के रूप में उगता है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन यह साग के रूप में प्रयुक्त होता है और यह बहुत ही पौष्टिक होता है। इन पौधों के तना एवं पत्तियां का प्रयोग किया जाता है साग के रूप में। अब आते हैं सलाद। खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, ये इसके फल और जड़ काम में लाए जाते हैं। चित्र में आप सलाद को देख सकते हैं। खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इसके अतिरिक्त और भी कई फल दिए जा सकते हैं इसमें। शलगम, चुकंदर भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है तेल। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्यमुखी, कपास और नारियल से भी तेल प्राप्त होता है। यह सभी तेल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में आता है। छात्रों, आइए तिलहन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। चित्र में ऊपर कपास है, जिससे रुई निकाला जाता है और उस रुई से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। जबकि उस रुई के अंदर जो बीज होता है, वह कपास का बीज कहलाता है और वह तेल निकालने के काम आता है। इसका तेल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात और उसके आसपास के कुछ राज्यों में विशेष रूप से उत्पादन होता है और वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे देख रहे हैं आप, सोयाबीन का दाना है। सोयाबीन जब पेड़ में कच्चा फल लगता है तो उसकी छिमली से सब्जी बनाई जाती है। पकने के बाद उसके दाने अलग कर लिए जाते हैं। दाना को फुलाकर भी खाया जाता है। यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इस सोयाबीन को पेर कर उससे तेल निकाला जाता है, जिसे सोयाबीन तेल कहते हैं। और इसको पीसकर इसके आटे से सोयाबीन बड़ी बनाई जाती है। आप जो सोया चंक्स खाते हैं, वो इसी सोयाबीन से बनता है। उसके बाद देख रहे हैं आप, सूर्यमुखी का फूल है और नीचे उसका बीज भी है। सूर्यमुखी विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसका तेल खाद्य तेल के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता है। छात्रों, अक्सर आपके घर में एक तेल आता होगा जो बच्चों को लगाने के लिए, उसका नाम होता है एडी विटामिन। वह वास्तव में सूर्यमुखी का ही तेल होता है, चूँकि यह विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यह इसलिए यह छोटे बच्चे के शारीरिक विकास में बहुत ही लाभदायक होता है।
इसके नीचे आप देख रहे हैं मूंगफली, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। देसी भाषा में इसे लोग स्थानीय स्तर पर चिनिया बादाम के नाम से जानते हैं। यह भूनकर भी खाया जाता है, इससे तेल निकाला जाता है और इसका तेल खाने के काम लाया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आप ऊपर सरसों है। सरसों 2 रंग का मिलता है, एक पीला सरसों, एक काला सरसों। दोनों ही तेल निकालने के काम आता है। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सरसों तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों वही है जिसके पत्ती से साग बनता है और उसके दाने तेल के रूप में प्रयोग में आते हैं, जबकि सरसों की खल्ली पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। छात्रों, उसके नीचे आप देख रहे हैं पाम फ्रूट्स। इससे जो तेल निकाला जाता है इसे पाम ऑयल कहते हैं। इसका उत्पादन भारत में लगभग नहीं होता है। इसे मलेशिया या उसके आसपास के कुछ देशों से आयात किया जाता है। यूँ तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूँकि हमारे देश में आवश्यकता के अनुपात में आपूर्ति कम है, इसलिए मजबूरी में पाम ऑयल का आयात करना पड़ता है। इसे कुछ ब्रांड सीधे पाम ऑयल के रूप में बेचते हैं, जबकि कुछ ब्रांड सरसों तेल में मिलाकर इसे सरसों तेल के नाम पर बेच देते हैं। सबसे नीचे आप तिल देख रहे हैं। तिल 2 रंग का होता है, एक काला तिल, दूसरा सफेद तिल। दोनों ही तिल अच्छे हैं और दोनों ही तिल से तेल निकाला जाता है। तिल जो मकर संक्रांति में इसका बहुत ही महत्व है। इसके तेल को खाद्य के रूप में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। इसके तेल का पूजा पाठ के काम में अधिक लाया जाता है। छात्रों, इसके अतिरिक्त आप नारियल तेल का प्रयोग जरूर करते हैं अपने घरों में, आप सबके घर में होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप सबके घर में नारियल तेल है, आप उसे खाद्य तेल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, उसे शरीर में या बाल में लगाने के काम में लाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि नारियल तेल खाद्य तेल होता है और दक्षिण भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, या यूं कहे कि दक्षिण भारत में नारियल तेल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कपास और मूंगफली तेल का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में सरसों तेल का प्रयोग नगण्य होता है। वे उसे खाद्य तेल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसका कारण है कि वहाँ नारियल की उपलब्धता बहुत ही अधिक होती है और इसका आदत लगने के कारण वे लोग उसी को पसंद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे एक बॉक्स में चेतावनी लिखी हुई है, सावधानी, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है छात्रों, अनजान पौधे को नहीं खाना चाहिए। आपको एक उदाहरण देते हैं, यहाँ देखिए, यह है जेट्रोफा या इसे रतनजोत भी कहा जाता है। ऊपर जेट्रोफा का फल है, नीचे उसका बीज है और उसके एक साइड उसका पौधा है। पौधा थोड़ा बड़ा होकर पेड़ का रूप भी ले लेता है। जेट्रोफा से तेल निकाला जाता है, लेकिन यह भोजन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके तेल से बायोडीजल तैयार होता है। अब इसकी खेती बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर की जाती है, क्योंकि यह पेट्रोलियम का एक सस्ता विकल्प है। लेकिन छात्रों, कभी-कभी ऐसा होता है कि इसका जो बीज है एक तरह से बादाम की तरह देखने में लगता है। कभी-कभी दुर्घटनावश कुछ बच्चे इसके बीज को बादाम समझकर या खाने वाला कोई फल समझकर इसे खा लेते हैं। 2-4 अगर खाया जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो अगर इसके बीज को अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी-कभी अस्पताल जाना पड़ जाता है और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। आपने कई बार समाचार पत्रों में सुना होगा कि जेट्रोफा के बीज खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। ये घटना अक्सर जानकारी के अभाव में होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी तरह पहचाने बिना किसी भी पेड़ पौधे के उत्पाद को नहीं खाना चाहिए। यह सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसे खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 5 में। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों के बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं अंकुरित बीज।
जिनमें चना, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि विभिन्न प्रकार के बीज हैं जिन्हें फुलाकर इसे अंकुरित किया गया है। इसका प्रयोग अल्पाहार के रूप में किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन-भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में से एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद, बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं मधुमक्खी के बारे में। छात्रों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यह मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, छोटी मधुमक्खी, मंझली साइज की और एक बड़ी। बड़ी वाली मधुमक्खी को भौंरा कहा जाता है और इसके काटने पर आदमी को बुखार तक लग जाता है और एक से अधिक मधुमक्खी काट ले तो कभी-कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसे डंक लगभग सभी मधुमक्खी मारती है, लेकिन यह सिर्फ डंक ही नहीं मारती है बल्कि यह मीठे शहद भी देती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद चूसकर उसे छत्ते में भरती है और यह शहद के रूप में तैयार होता है। यह जो शहद तैयार करती है वास्तव में ये हमारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तैयार करती है, लेकिन हम लोग उसे ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। चित्र में जो आप ऊपर मधुमक्खी को देख रहे हैं, यह सभी श्रमिक मधुमक्खी है। यह शहद इकट्ठा करने के काम करती है, जबकि इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंदर रहती है और वह काम नहीं करती है बल्कि वह अंडे देने का काम करती है। सभी श्रमिक मधुमक्खी इनकी सेवा करती है। आजकल बाज़ारों में विभिन्न ब्रांड के नाम से शहद बिकता है, जिसमें काफ़ी हद तक मिलावट भी होता है। शुद्ध शहद बहुत ही ऊँचे रेट पर बिकता है। अब यह मधुमक्खी पालन एक व्यावसायिक रूप ले चुका है। यह बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। मधुमक्खी के शहद के अलावे इसके जो छत्ते होते हैं उससे मोम बनता है, लेकिन यह मोम मोमबत्ती जलाने वाला मोम नहीं होता है। इसे औद्योगिक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर धागे पर घिसकर धागे को मजबूत बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? छात्रों, आपने कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी को तो खाते हुए देखा होगा। अब आप कुछ ऐसे जीव के बारे में भी देखिए। यह है गिलहरी, यह भोजन कर रही है। इसे फल या फिर अनाज के दाने, विशेष रूप से इसे मूंगफली बहुत ही पसंद है। बकरी, यह भी चरना पसंद करती है। ये सभी शाकाहारी हैं। कबूतर जो अनाज के दाने और कंकड़ पत्थर खाते हैं। छिपकली एक मांसाहारी जीव है और यह आपके घर के दीवारों पर निश्चित रूप से उपलब्ध रहती है और यह कीट पतंगों को खाती है। आइए अब क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है एक तरफ जंतु का नाम, दूसरी तरफ खाया जाने वाला भोजन। गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है, यानी यह पूर्ण रूप से शाकाहारी है। अब बिल्ली, यह छोटे जीव जंतु, पक्षी, चूहा, दूध इत्यादि खाती है। यह एक सर्वाहारी जीव है, यानी मांस और पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद दोनों ही खाते हैं। यह हमारे घरों में रोटी या भात भी खाती है। कुत्ता भी एक सर्वाहारी जीव है और यह छोटे जीव जंतु के अलावे रोटी, चावल और मांस, मछली सभी कुछ खाते हैं। दूध भी इसे पसंद है। कौवा छोटे जीव जंतु और अनाज के पका पकाया भोजन भी इसे पसंद है। साथ ही पके हुए फल भी खाता है। यह भी सर्वाहारी जीव है। गौरैया भी सर्वाहारी जीव है। यह अनाज के दाने और कीड़े मकोड़े को खाती है। साथ ही पके हुए फल भी खाना इसे पसंद है। शेर पूर्ण रूप से एक मांसाहारी जीव है और यह अपना शिकार स्वयं करके
खाता है। यह सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी है। छिपकली, आपने अभी छिपकली का चित्र भी देखा, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक मांसाहारी जीव है और यह छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े को खाती है। तिलचट्टा, यह भी सर्वाहारी जीव है। अंधेरे हिस्से में रहना इसे पसंद है। विशेष रूप से तैलीय स्थान पर रहना पसंद करते हैं। मनुष्य भी सर्वाहारी जीव है। यह पेड़-पौधे से प्राप्त भोजन के अलावे मांस मछली भी खाता है। चूहा, यूं तो यह शाकाहारी जीव है, लेकिन अपवाद स्वरूप यह कभी-कभी मांसाहारी भी होता है। बंदर, यह पूर्णतः शाकाहारी जीव है और यह पेड़-पौधे से प्राप्त भोजन करना इसे पसंद है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7 में। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पादन का भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब आप तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग-अलग वर्गों में लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का एक तालिका बना हुआ है, उसमें ऐसे जीवों के नाम लिखने हैं। तो छात्रों, शाकाहारी जीव जिन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, ये सभी जीव पूर्णतः पेड़-पौधे से प्राप्त भोजन ही करते हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, गिलहरी इत्यादि हैं। दूसरा आता है मांसाहारी। इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। ये शेर, बाघ, चीता, बाज इत्यादि जीव हैं। ये पूर्णतः दूसरे जीवों को मारकर या मृत जीवों को खाते हैं। तीसरा प्रकार है सर्वाहारी। इसे ओमनिवोरस कहते हैं। इनमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा इत्यादि आता है। यह पेड़-पौधे से प्राप्त भोजन और जीव-जंतुओं से प्राप्त भोजन दोनों ही ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? तो छात्रों, आप भी मनुष्य हैं। आपको पता है कि आप सर्वाहारी हैं। आप मांस, मछली और पेड़-पौधे से प्राप्त दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त तिलचट्टा के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि यह सर्वाहारी जीव है। यह घर के अंधेरे कोने में रहना पसंद करता है और विशेष रूप से तैलीय पदार्थ को खाता है या उन्हें चाट जाता है। इसके अतिरिक्त यह अपने से छोटे कीट-पतंगों को मारकर या मरे हुए जीवों का रस चूस लेता है। इस प्रकार यह भी सर्वाहारी हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्यों एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव-जंतुओं और उसके उत्पाद हैं। अब प्रश्न उठता है, पौधे क्या खाते हैं? तो छात्रों, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि हम अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। पौधे की पत्तियां में हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। तो छात्रों, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ में आपने कुछ नए शब्द सुने जिनमें एक अंकुरित बीज है। इसके बारे में आप जान चुके हैं। अंकुरित अनाज, अंकुरित बीज जो आपको ऊपर दिखाया जा चुका है। शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस, इसके बारे में भी आपको ऊपर बताया जा चुका है। अब अंत में छात्रों, हमने इस अध्याय में जो कुछ सीखा है वो कुछ इस प्रकार है। मनुष्य एवं जीव-जंतु भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के स्रोत खनिज लवण भी हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी या हार्बीवोरस कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी या कार्निवोरस कहते हैं। और जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहते हैं। इनके प्रश्नों इनका प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो छात्रों, ये था हमारा आज का अध्याय।
भोजन कहाँ से आता है। छात्रों, यह अध्याय आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अतिरिक्त आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।